हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो कल जो थी वो हमारे साथ कुछ धोखा हो गया था। उस धोखे के बारे में मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ में क्या मिस्टेक आई थी। मतलब उस पीडीएफ को जो मैंने बनाया उसने खुद ही कह दिया कि खुद ही सॉल्व कर लो यार। ये तो हमारे साथ धोखा हुआ था, इसलिए इसको ठीक करने के लिए आज मैंने दोबारा पीडीएफ बनाई है। और सबसे बुरी चीज़, रात में ही पीडीएफ बना चुकी थी। उसके बाद मैंने उस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पे सेव किया। उस टेलीग्राम में मैं सिर्फ अकेली हूँ। जब मैंने उसमें सेव कर दिया और मैंने टाइमर्स लगा रखे हैं अपने टेलीग्राम पे, 1 दिन का टाइमर। वो टाइमर लगा हुआ था और वो डिलीट हो गया। तो जो मैंने जब वीडियो बनाने के लिए उसको देखा ना, वो टाइमर की वजह से डिलीट हो गया था। तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने दोबारा से बनाया पीडीएफ, यानी जो मैंने पीडीएफ बनाई थी उसे भी डिलीट कर दिया था मैंने कि यार फ़ोन हैंग हो जाएगा, तो इसलिए हमने वहाँ पे सेव कर दिया। वहाँ पे भी वो डिलीट हो गया अपने आप टाइमर की वजह से। एंड यहाँ पे फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ा, इसलिए आपका लेट हो गया काफ़ी। तो आज हम पिंकी को लेकर आए हैं, तो आप लोग पिंकी से मिलेंगे, ठीक है। सब लोग पिंकी को हाय हेलो बोल सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी आखिर पिंकी है कौन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। सो गाइस, हम करने वाले हैं दिसंबर 23 का पेपर। इसके अलावा मैंने जो आपको बोली थी कल एक बहुत प्यारी बात, वो ये प्यारी बात है कि 24 वाले जितने भी स्टूडेंट थे, जून वाले एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, मुझे प्लीज़ मुझ जैसे गरीब को अपने क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए, ताकि मैं उसके सॉल्यूशन लगा के यहाँ के दोस्तों को करा दूँ अपने, ठीक है। सो गाइस, मुझे सेंड करना आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पे मेरा टेली चैनल है, ठीक है। बाकी जो आप ज्वाइन होते हैं वो मेरा दूसरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। जो भी चीज़ पूछनी है यार, बेझिझक पूछे, कुछ भी करना है करिए, सब टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें आपको, ठीक है। कुछ करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकवास कर सकते हो, नहीं, अच्छी चीज़ों की बातें कर सकते हो, ओके। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम ये वीडियो, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं बकवास नहीं करूँगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बकवास नहीं करती ना, है ना। चलिए जोक्स अपार्ट, यहाँ पे पार्ट 1 हम करेंगे। देखो पार्ट 1 जो है ना आपका, वहाँ पे आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं। 7 में से आपको 5 करने होते हैं, पर हम सारे करेंगे क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंसिव वेरिएबल। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है यार, तो पहले आप क्या करो, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को डिफाइन कर दो, उसके बाद इसमें से बता दो यार कि कौन सा एक्सटेंसिव वेरिएबल है। बाकी जो पीडीएफ है ना, उसमें हम सारे डिटेल लेके आए, डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, एनर्जी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अच्छी अच्छी चीज़ करो, इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के बारे में समझ लो। तो चलिए हम अपनी पिंकी से मिलेंगे। सो वेलकम वेलकम वेलकम। ये देखो, ये है पिंकी। पिंकी इज़ की पिंक पीडीएफ है जो मैंने बनाई है। चाहे आपको पर्पल दिखे, पर मैं इसे पिंकी कहूँगी, ठीक है। पिंकी दिख रही थी यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल। इसको बनाने में मेहनत लगी है यार। इस पीडीएफ को अगर चाहिए तो दिस इज़ पेड पीडीएफ, ठीक है ना। सो गाइज, इफ़ यू वांट देन मुझे बताना कमेंट में, उसके बाद मैं अपना कॉन्टैक्ट भी कुछ दिनों में शेयर कर दूँगी, ठीक है ना। चलिए, बाकी आप लोग करना चाह रहे हो तो आप लेना चाह रहे हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप लोगों के लिए मेहनत कर रही थी मैं, तो यहाँ पर आपको मैं सारा कंप्लीट करा रही हूँ। पर पीडीएफ अगर चाहिए तो सो गाइज मुझे बता देना कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, ओके। चलिए, तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि साइज़ या फिर अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। साइज़ या अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल आपके क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट और क्वांटिटी की चीज़ें ना, क्यों हमें इतना रुला रहे हो यार, ताकि हम अपने क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकें और हम अपने एग्जामिनर को खुश कर सकें, ठीक है। द स्केल विद द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, हम अपने सब्सटेंस की क्वांटिटी को नाप सकते हैं, तो उसको हम एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसी तरीके से इंटेंसिव किसे कहेंगे यार, कुछ नहीं, इंटेंसिव वही होगा जो कि डिपेंड ना करे साइज और अमाउंट पे, तो आपका इंटेंसिव वेरिएबल हो जाता है। सो उसको हम नॉन एक्सटेंसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, तो आप ऐसे ही लिख देना, ओके। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि कौन सा इंटेंसिव है, कौन सा एक्सटेंसिव है। हमें किसको बताना है, एक्सटेंसिव को बताना है। तो डेंसिटी आपका एक्सटेंसिव नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि डेंसिटी में आपका रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम आता है, एंड बोथ मास एंड वॉल्यूम आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। हाउएवर देयर रेशियो इज इंटेंसिव। ओए होए होए, क्या बात कह दी। डेंसिटी में आपका मास भी आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, इनका रेशियो आपका क्या होता है, इंटेंसिव होता है। लेकिन ये मास और वॉल्यूम अलग अलग एक्सटेंसिव है। तो अगर आपके क्वेश्चन में मास आ गया अलग से, वॉल्यूम आ गया अलग से, तो वो एक्सटेंसिव होगा यार, पर डेंसिटी आ गया तो इंटेंसिव होगा, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर आपका एक्सटेंसिव नहीं है, टेम्परेचर आपका
मेजर करने के लिए क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी अमाउंट पे कोई बात नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी को डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपकी क्या काइनेटिक एनर्जी ओए होए टेम्परेचर को करते हैं, ठीक है, ये आपके एक्सटेंसिव नहीं है। तो फिर एक्सटेंसिव क्या है यार मैम, ये भी बता दो यार प्लीज़, ऐसी बात मत करो। चलो मैं बता देती हूँ, एनर्जी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम। तो जब अगर आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हो तो एनर्जी जो होता है वो आप कहते हैं दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ दिस यानी साइज एंड अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो दैट इज एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आपकी एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देन उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं, आ जाओ। फोर्थ है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओए होए होए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा आपने, ये आपके एक्सटेंसिव है ही नहीं है एक्सटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जो कि कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ना कि अमाउंट पे। इसने पहले ही मैं बोल दिया यार, फालतू की बकवास कर रहे हो क्या, ये सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ना कि आपके अमाउंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली एक्सटेंसिव वेरिएबल अमंग द गिवन ऑप्शंस में आपका एनर्जी ही है। आपको दो बताने थे यार, वाई दिस हैपनिंग, ठीक है, जरा जरा सझूम लूँ में। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी को ला सकते थे, मास अपॉन वॉल्यूम आपका डेंसिटी होता है। यहाँ पे आपको बताना था कि किसमें से कौन सा आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल है, तो वन एंड ओनली आया आपका एनर्जी आपकी क्या है जी, एक्सटेंसिव वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है। ओके, काफ़ी मैंने इस पे बोल दिया यार, तो दिल पे मत लीजिएगा आप लोग। कैलकुलेट नेक्स्ट करना है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 390 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया यार, थोड़ा अच्छे से बताओ। ओके, तो मैं अच्छे से बता देती हूँ। आपको बोला है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी जब आपकी टेम्परेचर 100 ग्राम का कॉपर है, ठीक है, 100 ग्राम का कॉपर है। सबसे पहले गिवन लिख देना कि मास गिवन है आपका 100 ग्राम। उसके बाद आपका टेम्परेचर है 20 से 70 जा रहा है, यानी आपका टेम्परेचर T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर 20 है, फाइनल यानी TF जो होता है आपका T2 टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको जो याद करना, यहाँ पे जो निकालना है वो हीट निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना है। जाओ पिंकी के पास चलते हैं, ठीक है। पिंकी को हेलो नहीं बोला यार आप लोगों ने, तो कमेंट्स में हेलो बोलना, हेलो पिंकी, ओके। सो यहाँ पे देखो, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो आपका मास ऑफ द कॉपर दिया हुआ 100 ग्राम, केजी में इसने कन्वर्ट कर लिया। इनिशियल टेम्परेचर T1 है 20 डिग्री सेल्सियस। यार हमेशा टेम्परेचर आपको किस में देना है, ओए होए किस में देना है यार, केल्विन में यार। तो केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस को आप कुछ नहीं करना, 273 केल्विन। 273 को आप 20 में क्या करो, प्लस कर दो, 3 7 2 9 2 293 केल्विन आ गया ना। 70 डिग्री को भी चेंज करो, तो आपको चेंज करना है केल्विन में। हमेशा टेम्परेचर केल्विन में होता है, इसीलिए जब भी आप सारी चीज़ें करो, ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे थर्मोडाइनमिक का, तो वहाँ पे आप सबसे पहले टेम्परेचर को केल्विन में कर देना। तो अगर 273 में मैं 70 प्लस कर दूँ तो 3 7 7 14 2 3 343 केल्विन, ओके हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिए हुए कॉपर की 390 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका हीट कैपेसिटी का, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है। M आपका मास, C आपका क्या ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, यानी T2 माइनस T1 कर दो, यानी आपका T2 कितना है, अभी आपने निकाला कि 393 समथिंग जो भी था, देख लेते हैं यार कभी गलत, 343 था, 343, ठीक है। 343 में से माइनस कर दो 293, तो 3 में से 3 का 0 और 14 में से 9 गया कितना, आए हाय ओए होए 5 यार, ठीक है। 50 केल्विन आपको बच रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से निकाल लोगे आप। चलो कैलकुलेट कर देते हैं ना यार। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q M कितना था, हमने केजी में चेंज किया 0.1 kg, डेल्टा T 390 था। C आपका 390 था, डेल्टा T आपका क्या, चेंज इन टेम्परेचर, तो 50 की था। आंसर आपने कैलकुलेट कर देना है, कैलकुलेट करके 1950 जूल आ जाएगा। जूल क्यों लगाया है, क्योंकि हीट है, ये हीट आपका जूल में होता है, इसका SI यूनिट। देयरफॉर 950 जूल ऑफ द हीट एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू रेज इन टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम फ्रॉम 20 to 70 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मूव अहेड। थोड़ा मैं ज़्यादा यार जोक मार देती हूँ ना, ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है, इस वजह से, तो प्लीज़ भावनाओं को ठेस ना पहुँचे आप सभी के। चलिए यहाँ पे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट।
ए पार्ट में आपका क्या, ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओ माय गॉड, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे चेंज इन हीट, यानी हीट जो होता है वो जीरो होता है, कोई भी हीट नहीं निकल रही होती, उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो आपको क्या करना है, रिलेशनशिप, अरे रिलेशनशिप मत बोलो यार, मत बोलो प्लीज़, दिल पे लग जाती है। ठीक है ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल अच्छे से समझती हूँ। ठीक है, तो ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशनशिप देना किसका, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। आपको जो एक्सप्रेशन लगाना है वो T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 लगाना है, गामा -1 लगाना है। गामा जो होता है आपका क्या होता है, CP/CV होता है, क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले गिवन चीज़ लिख देना आप आंसर में। ठीक है, तो चलिए पिंकी के पास चलते हैं, हमें पिंकी की ज़रूरत पड़ने वाली है यार। सो फॉर पिंकी, कम ऑन पिंकी, दिखा दो अब जलवा। चलो यार, रिलेशनशिप देखो कितने अच्छे से दिखाएगी पिंकी। सो पिंकी को हम यहाँ पे हेलो बोलेंगे फिर से। डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक्सप्रेशन आपको ये गिवन है, पिंकी ने ढंग से नहीं दिया, तो T2/T1, ठीक है, गामा -1 V1/V2 की पावर गामा, ठीक है, ये दिया हुआ है। T1 एंड T2 इसने आपको बता दिया गया है। T1 एंड T2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर है। V1 V2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स है। गामा आपका रेशियो किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस तरीके से ना आप लिख देना यार क्या क्या गिवन है, ताकि यार एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाए कि आखिर किससे पढ़ के आया है, मेरे से पढ़ के आया है, द ग्रेट, सॉरी जोक्स अपार्ट। गामा जो होता है आपका क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हम लिखेंगे वो होता है CP/CV। CP इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइडियल गैस लगाओ, आ जाओ। सबसे पहले मैम आइडियल गैस लगाएंगे हम। आइडियल गैस क्या कहते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। ठीक है, ऑल यू आर नो। तो जैसा कि आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका हीट एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग से, तो अगर आइडियल गैस लो को हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT लगा दें, तो कैसे होगा, देखो यार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P2V2/NR। PV इज इक्वल टू nRT से यहाँ पे हमने बस क्या करा है, N आपका कांस्टेंट है, ठीक है, R आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका टेम्परेचर। PV लगाया तो हमने P2V2 लगाया, ठीक है, माइनस में, ठीक है, P2V2 लगाया आपने, P2V2/NR, इसकी पावर गामा -1, ठीक है। उसके बाद P1V1, ठीक है, P1V1 लगाया, P1V1/NR की गामा -1, फिर लगाया V1V2 की पावर गामा, जो आपने लगाया था ना टेम्परेचर और प्रेशर में, उस तरीके से। फिर सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपका प्रेशर है P2/P1 की गामा -1, V1/V2 की गामा -1। आय हाय, क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको पूछा क्या है यार कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। आप और आपकी एक्स में रिलेशनशिप नहीं बताना। आय हाय, कैसी गंदी टीचर है यार, देखो जस्ट जोक, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, अब हम रेसिप्रोकल लेंगे दोनों की साइड में, तो P1/P2 जी गामा -1 देन V2/V1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ठीक है, कि इसकी P1/P2 हो रहा है, V2/V1 हो रहा है, ना कि V1/V2 हो रहा है, ठीक है। अब बोथ साइड्स हम पावर लगाएंगे 1/गामा -1, तो P1/P2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू V2/V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रीअरेंज करो, तो P1V1 की पावर गामा, P2V2 की पावर गामा, तो सो आपको तो रिलेशनशिप जो कहता है ना यार, है रिलेशनशिप प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ना यार, वो यही कहता है कि P1V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2V2 की पावर गामा। तो ये खूबसूरत रिलेशनशिप था आपका, ठीक है, अनडिफाइंड यार, ट्रू लव। चलो तो क्वेश्चन 2 में चल लेते हैं। आपका क्या करना है, क्वेश्चन 2 में जो है ना आपको इंथैल्पी चेंज निकालना है। क्वेश्चन 2 के पार्ट बी में, ठीक है, इंथैल्पी चेंज निकालना है। तो आपके पास रिएक्शन गिवन है यार, मिथेन है, 2 ऑक्सीजन है, CO2 है, वाटर है, 2 मोल्स ऑफ वाटर, दिस देन दैट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी मैं, डोंट वरी यार, डोंट वरी अबाउट दैट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला जो होता है ना आपका, ΔH बोलते हैं, जिसको इंथैल्पी निकालनी है, आपको चेंज निकालना है। जहाँ जहाँ चेंज आता है वहाँ वहाँ चेंज कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका होगा डेल्टा ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा चेंज इन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपका मीथेन का गिवन है कि -74.8 किलो जूल पर मोल, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है -393.5 किलो जूल पर मोल,
आपका इसका भी गिवन है यार, -286 किलो जूल पर मोल। फॉर्मूला ऑफ इंथैल्पी चेंज क्या होता है, अभी मैंने बताया कि हीट ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी नहीं है, ओह सॉरी मैं भूल गई यार। चलो तो यहाँ पे है आपका डेल्टा एच एफ, यानी डेल्टा ऑफ हीट फॉर्मेशन ऑफ CO2 जो प्रोडक्ट में है, आपका CO2 प्रोडक्ट में, वाटर प्रोडक्ट में। 2 क्यों लगाया, क्योंकि मोल है यार, लगाना है आपको। रिएक्शन देखो यार, रिएक्शन देखो, तो आपका देखो हमने प्रोडक्ट में CO2 लगाई है, देखो इसके पास कोई मोल नहीं तो कुछ नहीं लगेगा, इसके पास 2 है ना तो 2 इंटू में हो जाएगा, ठीक है। इसके पास 2 है ना तो 2 इंटू में हो जाएगा, ध्यान रखना जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे हम इंटू कर देंगे। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट, या आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आपका मीथेन है और 2 ऑक्सीजन है, तो चलो रख देते हैं। -393.5 किलो जूल, यहाँ पे 2 - 286 किलो जूल, ठीक है। जब आपने इसको रीअरेंज किया, इसको 2 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 से आपने डिवाइड किया, फिर उसको हमने प्लस किया, आपके पास आया ये आपका, ये है ना कि ये आपके क्या हैं, ये आपका प्रोडक्ट और ये आपके रिएक्टेंट। जब इसको आपने सॉल्व किया, इसको आपने सॉल्व किया, ये आया, फिर आपने रीअरेंज किया और आ गया। यार सॉल्व कर लेना यार, ठीक है ना, या मैं लिख के दिखा दूँ, है रब्बा। चलो काफ़ी टाइम हो जाएगा ना, फिर आप मुझे मत कहना कि इतनी लंबी वीडियो बनाती हो, हाँ नहीं तो बकवास ज़्यादा करती हो। अच्छा ठीक है, चलो तो आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन आपका ये आया है, दिस नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट द रिएक्शन एक्सोथर्मिक। यस, तो नेगेटिव वैल्यू अगर आ गई यानी हीट चेंज इन एंथैल्पी अगर नेगेटिव आ जाता तो आपकी प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाती। क्यों, क्योंकि आपने हीट को रिलीज किया सराउंडिंग से, ठीक है। दैट्स द सॉल्यूशन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। यार 3 क्वेश्चन में इतना बकवास करती हूँ क्या मैं, माय गॉड, यानी अपनी बकवास को कम करना होगा मुझे दोस्तों, ठीक है यार, दिल पे मत लेना। क्वेश्चन 3 है आपका, आपको बताना है कि ए पार्ट में व्हाट इज रेजिडुअल एंट्रोपी क्या है, व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज शो रेजिडुअल एंट्रोपी। तो आपको बताना है कि रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है, कौन से काइंड की आपकी, कौन से टाइप की स्पीशीज शो करती है आपकी रेजिडुअल एंट्रोपी के। फिर पिंकी के पास चलेंगे, डायरेक्ट पिंकी के पास क्यों नहीं आ जाते हम यार। चलो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, कैलकुलेटर से क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी आपकी एक ऐसी एंट्रोपी होती है दैट रिमेन्स इन अ सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। आपके एंट्रोपी में जो सब्सटेंस होता है ना, ठीक है, ऐसी एंट्रोपी होती है जिसका टेम्परेचर आपका 0 केल्विन पे होता है, वो सेम ही रहती है, यानी रिमेन सेम। सब्सटेंस आपका 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आ गया, दैट इज रेजिडुअल एंट्रोपी। दिस अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल कॉन्फिगरेशंस में हो, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पे भी सेम वो दिखाई दे, जैसे आपका ग्लास और सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर जितना भी कम कर दो, लो टेम्परेचर कर दो, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ऐसी स्पीशीज जो आपकी रेजिडुअल एंट्रोपी की शो करती है वो आपके एमोर्फस सॉलिड, या आपकी ऐसी सॉलिड्स होती हैं जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल अरेंजमेंट्स करते हैं एटम मॉलिक्यूल्स का, तो एमोर्फस हो गया। दूसरा आपकी ग्लासेस होती है, ये भी आपकी एमोर्फस होती हैं सॉलिड्स, इनके पास कूल्ड कर दो लिक्विड स्टेट में विदाउट क्रिस्टलाइजिंग है। सॉलिड सॉल्यूशन आपके ये भी मिक्सचर होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस का, जो आप सिंगल होमोजेनस फेजेस, ठीक है। बी है आपका एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ नियॉन गैस। तो बी में आपको निकालना है क्या, आइसोथर्मल। चलो हम क्वेश्चन दिखा देते हैं यार, वरना आप कहोगे कि क्या सीधा सीधा पढ़ाई जा रही है। ओके मैंस एंड वुमेंस, सॉरी बॉयज़ एंड गर्ल्स, सॉरी। चलो बी में देखो आपको क्या करना है, 2 मोल्स ऑफ नियॉन गैस, और गिवन जो होता है ना वो तो हम लिख ही देंगे, 2 मोल नियॉन गैस। एन क्या है, मोल्स। टेकन सिलेंडर फिटेड अ मासलेट एंड फ्रिक्शन एंड पिस्टन लगा, वॉल्यूम ऑफ 2 डेसीमीटर, V1 वॉल्यूम डी डेसीमीटर क्यूब, कितने डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर एट 298 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर आपको 298 केल्विन का दिया है। द गैस अंडरगो आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन। ओए आइसोथर्मल क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, 298 केल्विन है दोनों के लिए। एक्सपेंड कहाँ से हुआ है, 10 डेसीमीटर क्यूब, तो V2 हो गया आपका 10 डेसी, V1 इनिशियल से फाइनल। तो गैस बिहेव आइडियली बिहेव करिए, यानी आइडियल है, तो आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है इस प्रोसेस में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो। ओ सॉरी मैं भूल गई कि मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा रही। ओ माय गॉड यार, यही होता रहता है, कभी मैं यहाँ की चीज़ें वहाँ बोल देती हूँ, वहाँ की चीज़ें यहाँ बोल देती हूँ, सॉरी गाइस। चलिए आ जाते हैं यार, कहाँ गया,
ये रहा हमारा एंट्रोपी चेंज निकालना है किसका, आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, आपको पता है कि मैंने बोल दिया था। V1 गिवन है, इसको आपने डेसीमीटर से मीटर क्यूब में चेंज किया 1000 से डिवाइड करके। 10 डेसीमीटर क्यूब था तो इसको भी चेंज कर लिया। टेम्परेचर 298। फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस ऑफ एन आइडियल गैस के लिए आपका क्या हो रहा है, अंडरगो आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ नेचुरल लॉग लग जाता है। तो डेल्टा एस जो है आपकी चेंज इन एंट्रोपी होता है NR नेचुरल लॉग V2/V1। ओए सारी चीज़ें गिवन है, फॉर्मूले में रखो और भंगड़ा पाओ यार। तो R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है, सॉरी, वो है आपका 8.314 जूल पर मोल। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस क्या है, NR नेचुरल लॉग V2/V1। अब देखो N क्या है आपका 2, R की है 8.314, नेचुरल लॉग लगा दो, और आपका V2 कितना है 0.01 डिवाइडेड बाई 0.02। सॉल्व करना और आंसर पाके बंगड़ा पाना और मुझे कमेंट में बताना। ओके, सो हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, देन मुझे पता चलेगा कि यार आप लोग देखते भी हो या नहीं। मैं फिर फालतू में मेहनत कर रही हूँ यार इतनी, प्लीज़ दिल मत तोड़ना मेरा। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको क्या करना है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओए होए, KP लिखना है बस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे आपको इन दोनों का ना बस KP लिखना है। अरे बहुत ईजी, मैंने समझाया आपको KP कैसे लिखते हैं। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट KP होता है। कंसंट्रेशन, प्रेशर का मतलब पता है KP होता है, एक आपका KC होता है। KC होता है कंसंट्रेशन के लिए, तो अगर आपका प्रोडक्ट हुआ तो इस तरीके से निकालेंगे, और आपके ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हैं। रिएक्टेंट भी आपका कंसंट्रेशन में लगाते हैं, बट यू हैव गिवन अ KP दैट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर भी आपका सेम फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, पर उसके लिए आप ब्रैकेट लगा देते हो। ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए आप ये वाला ब्रैकेट लगाते हो, समझ गए, या पार्शियल प्रेशर लगा देते हो। तो आप चलो सीखें क्वेश्चन 4 का A। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है भाई यार, ऐसे करते करते ना, स्वाइप करते करते मेरी उंगली टूट जाएगी। मेरी उंगली टूटने के लिए मेरी मदद करो। सो वेयर इज इट, ये देखो क्वेश्चन आंसर 4 का A पार्ट, मजे ही मजे। ओए होए, चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे हम गिवन रिएक्शन के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP होता है, इसमें क्या लिखते हो आप, पार्शियल प्रेशर फॉर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एक्ट इक्विलिब्रियम फॉर गैसियस रिएक्टेंट। सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्ट, जहाँ जहाँ लिक्विड दिख जाए उसको कटम पेटी मचा देना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम गैसियस रिएक्शन के लिए लिखते हैं, जहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है। तो देखो कैसे लिखोगे, आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, गैस गैस गैस, हर जगह गैस गैस फैली हुई है यार हर जगह। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखोगे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। कैसे लिखा यार, यार मैम जरा लिख के बता दो। अच्छा मैं लिख के बता, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ऐसे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट, हाँ जी प्रोडक्ट था, सॉरी मैम्स। चलो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अगर आपका कुछ भी होता है यहाँ पे 2 हो जाता तो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर लग जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं तो मत लगाना। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आपका ये है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। भाई कितना ईजी है, देखो कितना ईजी है, बस यही लिखना है। ठीक, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन में देखो, गैस गैस गैस, सारी चीज़ चेक कर ली हमने। यहाँ पे देखो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 लिखना है। आप देखो 2 है ना, तो ऊपर चढ़ जाएगा इसके होल स्क्वायर में, तो ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर चला जाता है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट में एक ही था, 2 आपके रिएक्टेंट में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, देखो N2 में कुछ भी नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के 3 है, तो ये आपका ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। देखो कितना ईजी क्वेश्चन आया, यानी जिसने मेरी प्लेलिस्ट देख ली होगी ना उसके तो मजे ही मजे। ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ बताई हुई है, पढ़ाई भी हुई है। बी पार्ट में देखो क्या करना है इसके, क्वेश्चन नंबर 4 का B देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म डिसोसिएशन आयनाइजेशन क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। डिसोसिएशन का मतलब भी टूटना ही होता है, आयनाइजेशन का मतलब भी टूटना ही होता है। आयनाइजेशन में भी हम तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और क्या तोड़ते हैं, आयंस को तोड़ देते हैं। डिसोसिएशन में भी हम तोड़ते हैं। तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया। चलिए, तो हम यहाँ भी बताएंगे पिंकी के साथ, पिंकी की हेल्प से बताएंगे। ठीक है यार, एक काम करती हूँ ना, मैं आपका पोज कर दिया करूँ जब मैं बताऊँ। देखो मजे ही मजे हो गए 4th के पार्ट में। आंसर 4th भी है, डिसोसिएशन। चलो, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है,
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपाउंड इनटू सिंपलर सब्सटेंस यूजिंग आयंस विदाउट एनी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। आयंस का हम यूज़ करते हैं बिल्कुल, लेकिन उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं लाते, और आप ब्रेक डाउन करते हो कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। ऑफन आयनिक कंपाउंड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन में हो सकते हैं आपके। एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड को डिसोशिएट करोगे ना Na+Cl- में, आयंस इन वाटर में, ठीक है। H2SO4 को तोड़ो, सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे डिसोशिएट किया आपने H+ और HSO4 में, ठीक है। आयोनाइजेशन क्या होता है, आई होप अंडरस्टैंड। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यानी आपके इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन कर गए या तो लूज कर गए, ठीक है, और आयंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, वो आपका आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन भी हम कर रहे हैं, यानी आयंस बना रहे हैं। आयंस कैसे बना रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को फेंक करके या आपके इलेक्ट्रॉन को लेके या देके, ठीक है, लेन देन हो रही है, तो लेन देन को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। किसका लेन देन, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, तो आयोनाइजेशन कहते हैं। डिसोसिएशन क्या कहते हैं, तोड़ना, तोड़ने को कहते हैं, यानी सिंपल सब्सटेंस को तोड़ दें। तो दोनों में टूटने की बात चल रही है, ठीक है, रिश्ता तोड़ो। तो फॉर्मेशन ऑफ आयन यानी रिश्ता तोड़ के बनाओ भी यार, वो आयनाइजेशन है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिश्ता टूट गया वो डिसोसिएशन है, ठीक है। कैन अकर इन कोवलेंट कंपाउंड्स में भी हो सकता है आपके सर्टेन कंडीशन में। सोडियम है आपका, लूजेज एन इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ बना लेता है। क्लोरीन आपका क्या है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, Cl- बना लेता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। की डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, है कुछ डिफरेंसेस, अब देखो कुछ डिफरेंसेस। Dissociation involves the separation of existing ions in compound, while ionization create a new ion. Yes, yes baby. Separation यानी हमारे रिश्ते को दूरियां लाने वाला डिसोसिएशन है, पर दूरियों से पास लाने वाला आपका आयोनाइजेशन है। तो आयोनाइजेशन में न्यू आयंस बनते हैं, ठीक है यार, ये न्यू रिश्ता बन जाता है यार, एंड डिसोसिएशन में रिश्ता टूट जाता है, सेपरेट हो जाते हैं हम। दुख यार, प्लीज़ ब्रेकअप, ठीक है। डिसोसिएशन आपका क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। डिसोसिएशन आपका रिवर्सिबल होता है, वाइल आयनाइजेशन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। देखो डिसोसिएशन रिवर्सिबल है, एक बार रिश्ता टूट गया तो क्या होगा यार, दोबारा जुड़ सकता है, टूट जाती है बेसिकली। आयनाइजेशन में रिश्ता अगर बन भी गया खूबसूरत है तो दूसरा दिख जाएगा तो टूट भी जाएगा भाई, तो यानी इरिवर्सिबल है और रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल मतलब दोबारा बन सकता है, ठीक है, और इरिवर्सिबल तो दोबारा नहीं बन सकता। तो देखो जिसकी सच्ची मोहब्बत है, आयनाइजेशन में क्या बन रहे हैं आपकी न्यू आयंस बन रहे हैं। रिवर्सिबल भी हो जाएगा, कुछ कुछ होते हैं यार जो सच्ची मोहब्बत नहीं करते ना, लाइक, तो रिवर्सिबल कहेंगे। इरिवर्सिबल मतलब यार बिल्कुल अब तो एक ही है हमारी, ठीक है। समरी में देखो कुछ भी नहीं है। डिसोसिएशन आपका टाइप ऑफ आयनाइजेशन होता है, जो कि स्पेशली आपके आयनाइजेशन जो होता है वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में हो जाता है। बात खत्म। दो बार आ गया यार, इसको ज़रा स्किप कर देना दोस्तों। चलो की डिफरेंस एंड ऑल, फिफ्थ में आ जाते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैं थोड़ा पोज कर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए पार्ट देखना है आपको सभी लोगों को। व्हेन विल डेल्टा G0, ठीक है, बी नेगेटिव फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। आपको बताना है डेल्टा G0 कब नेगेटिव होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के। डेल्टा G0 इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। मैंने आपको लेक्चर्स में क्या बताया था कि डेल्टा G आपका गिव्स एनर्जी, लेकिन अगर इसके ऊपर ये लड्डू हमने लगा दिया तो उसको हम बोलेंगे नॉट क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड लोगों के लिए होता है, ठीक है, डेल्टा G0। ओके, सो चलिए पिंकी के पास चलते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं पिंकी के पास। पिंकी हमारी कहती है जैसे कि पिंकी है वो कि वो खूबसूरत है, उसी तरीके से डेल्टा G0 है जो बताएगा कि कहाँ कहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो कहाँ पे आपका डेल्टा G0 नेगेटिव होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिसने नहीं देखा यार देख सकते हो। डेल्टा G0 आपका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होता है चेंज फॉर अ रिएक्शन के लिए। इट इज़ रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द इक्वेशन इक्वेशन आपकी है डेल्टा G0 इज माइनस RT नेचुरल लॉग K। आर आपका गैस कांस्टेंट है, बार बार बताती हूँ। टी आपका टेम्परेचर है जो कि हमेशा केल्विन में होना चाहिए। डेल्टा G0 कब आपका नेगेटिव होता है, जब आपका K इज ग्रेटर देन 1 होता है। K मतलब कौन है यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब आपका K ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन जो होगी वो प्रोडक्ट बनाने में फेवर करेगी, यानी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा यानी रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तब आपका डेल्टा G0 नेगेटिव होता है। नेगेटिव आपका होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ठीक है, डेल्टा G0 नेगेटिव होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर गला खराब हो गया। तो फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन आपका बन रहा है Kc दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc इफ द इक्वेशन इज रिटन एज। अगर हमने 3/2 ऑक्सीजन लिख दिया और आपका O3 लिख दिया गैसियस, तो आपका Kc कैसे होगा। तो Kc क्या होता है आपका, क्या मैंने बताया था दोस्तों, आपको बताया था कि Kc आपका कंसंट्रेशन होता है, प्रोडक्ट जो आपका होगा
स्टोकियोमेट्रिक कफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट, स्टोकियोमेट्रिक कफिशिएंट उसके पावर में चढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, KC बोलते हैं। तो आपको लिखना है इस रिएक्शन के लिए KC। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में देख लो ताकि पिंकी के पास हम दोनों आंसर लेके आ जाएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KC फॉर द कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन एज दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे आपका क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए पिंकी के पास चलते हैं फिर से। तो देखिए आपको पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। तो आपका ये ऑक्सीजन से ओजोन के लिए ना KC की वैल्यू दी हुई 300 केल्विन पे, ठीक है। तो आपको बताना है इस वैल्यू के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KC इफ द इक्वेशन इज रिटन एज, हमने अगर ऐसा लिख दिया तो दूसरे में आपको बताना है कि ओजोन से कैसे बन रहा है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन KC एंड टू रिएक्शंस, इधर रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट n, अगर हमने कांस्टेंट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा तो KC की पावर n चढ़ जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है। इस केस में आपका क्या होता है, इक्वेशन को आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि 2/3 क्या है आपका, वो टर्म दिया हुआ है जहाँ पे न्यू KC आपका बन सकता है। तो न्यू KC क्या है 6.25, जो आपका दिया हुआ है KC इंटू कर दोगे आप 2/3 से, तो आपका रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। KC की पावर n रूल्स हैं आपके। दूसरा रिएक्शन जो होते हैं आपके रिवर्स रिएक्शन करनी है सेकंड वाले पार्ट में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए आपका रेसिप्रोकल टू द ओरिजिनल KC हो जाएगा। देयरफॉर KC का कन्वर्जन जो होगा ऑक्सीजन में वो हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। तो आपको क्या करना है 1/6.25 जो भी आपका है ना उसको रेसिप्रोकल कर दो। KC आपका गिवन है तो उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका रिएक्शन बन जाएगा ओजोन के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जिसको नहीं समझ में, जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए ना दोस्तों, उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो आपके पास पूरी छूट है। क्वेश्चन 6 में देखना है पार्ट ए में क्या है, हाउ वुड यू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड चेंज इन द विद द डाइल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्यूशन एक्सप्लेन। आपको बताना है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड कब चेंज होता है, जब आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए पिंकी के पास तो हम है ही ऑलरेडी। तो द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इंक्रीजेज व्हेन डाइल्यूशन, हमें पता है कि हम डाइल्यूशन का मतलब पानी ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ कर दो, करते जाओ करते जाओ करो। तो उस टाइम में क्या होता है, आपने उसका आयोनाइजेशन, है आयोनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है यार, आयंस का बनना होता है आयोनाइजेशन। तो वीक एसिड्स का जब हम डाइल्यूशन करते जाओ करो तो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या आ रहा है, अब कंसंट्रेशन जो एसिड का होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं पर एसिड मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है। यानी जब आप पानी डाल रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो एसिड की मात्रा कम हो गई है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल पर एसिड बढ़ गए, यानी वाटर मॉलिक्यूल अब ज़्यादा बढ़ गए, यानी पानी मिला रहे हैं ना तो वाटर मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। इसका मतलब आपके पास ये अलाउ करेगा मोर एसिड मॉलिक्यूल हो जाए आयनाइज, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन 6 के पार्ट बी में चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन भी है यहाँ पे, पिंकी हमारे क्वेश्चन भी लाई है। तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट करना है। के ए दिया हुआ है आपका एसिटिक एसिड के लिए, वो है 1.8 × 10⁻⁵ एट 298 केल्विन पर। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करो मेरे दोस्तों, उसके बाद आंसर करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले आप एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखोगे, यानी जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो डिसोसिएशन आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ती है। वीक एसिड है तो वीक एसिड आपका एसिटिक एसिड होता है। यहाँ पे आप वाटर से काम कराओगे तभी आप हाइड्रोलिसिस कर पाओगे। तो आपका ये CH3COO माइनस में टूटता है और दूसरा आपका H3O प्लस में टूटता है, यानी हाइड्रोनियम आयन, और आपका ये एसीटेट आयन में टूटेगा। दूसरे में आपको क्या करना है, टेबल बनाना होता है, इनिशियल स्पीशीज, फिर इनिशियल, फिर चेंज, फिर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो चलिए टेबल बनाना भी मैंने आपको सिखाया है, I से इनिशियल, C से चेंज, E से इक्विलिब्रियम टेबल। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, इनिशियल जो आपका होता है, हाँ जी, चेंज क्या है 0.1 मोलर का चेंज है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे आपका हो जाता है ये 0.1 माइनस एक्स, कुछ ना कुछ डिसोशिएट हुआ होगा। उसके बाद H3O के लिए लिखो, स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसके मोल्स दिए हुए नहीं है, ये आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर चेंज, ठीक है, चेंज दिया हुआ है। उसके बाद इतना हो जाएगा। आप देखो 0 है, चेंज भी कुछ भी नहीं है तो x हो जाएगा। एसिटेट आयन के लिए भी 0 था, ये भी x हो गया, ठीक है। यानी आपका जो एसिटेट आयन के लिए है वो है 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, इन दोनों के लिए x है। मैंने लिखा हुआ है यार, किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरी लेक्चर देख ले। आप k एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे, k कैसे लिखते हैं, यानी आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हो एसिड के लिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपका क्या था, H3O था और एसिटेट आयन था, रिएक्टेंट में आपका ये था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का क्या था, इसका x हमने चेंज देखा, इसका भी x देखा, और इसका कितना देखा 0.1 माइनस एक्स देखा। तो देखो ये दोनों क्या थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये दोनों है, तो यानी x इंटू एक्स, रिएक्टेंट में आपका सिर्फ CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी 0.1 माइनस एक्स। हाँ जी एवरीवन,
आर यू देयर विद मी? चलिए, तो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स। के ए की वैल्यू आपकी दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो हमारे पास एक्स निकल जाएगा। हाँ जी, ओ माय गॉड एक्स, मैम फिर से याद आ गई यार, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। ठीक है ठीक है, एक्स को हम कुछ और मान लेते हैं यार, एक्स को हम वाई मान लेते हैं। ओके चलिए, तो आपके पास क्या करोगे यहाँ पे, अब अज्यूम करना है एक्स को बहुत ज़्यादा स्मॉल है आपका एज़ कम्पेयर टू 0.1 से, तो हम इसको जब अज्यूम कर लेते हैं ना एक्स को, तो आपका ये 0.1 ही बच जाता है सिर्फ और सिर्फ। तो आप क्या करोगे 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 करोगे, एक्स स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा और ये आपका 0.1 जाके यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.1 का मतलब है एक 10 हो गया, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -6 एक पावर बढ़ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड फॉर द कैलकुलेशन विद द गाइस। तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻6। एक्स स्क्वायर अगर हम एक्स में लाते हैं तो वो रूट में चढ़ जाता है, तो रूट में आपको बचेगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6। इसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो पेपर में तो यहीं तक छोड़ देना, पूरे नंबर मिलेंगे। जब आप इसका रूट निकालते हैं तो आंसर आता है 1.34 इंटू 10⁻⁻3। दैट्स द सिचुएशन, दैट्स द आंसर। सो इफ़ यू हैव ठीक है, ये आपका एक्स निकल गया। अब करोगे आप कैलकुलेट ऑफ ए कैलकुलेट करना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था। ठीक है, आपने यहाँ पे x बाय 0.1 किया, इतना आंसर आ गया, आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, आपको देखना है, देखो द सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 4 कैटाइन आर नॉट प्रेसिपिटेटेड इन ग्रुप 2। आपको बताना है कि जो सल्फाइड्स होते हैं ग्रुप 4 कैटाइन्स के, वो प्रेसिपिटेट नहीं होते ग्रुप 2 में, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्रुप 4 के कैटाइन्स आपके कौन से होते हैं? ग्रुप 4 आपने देखा होगा, ये SN3 होते हैं ना, कैटाइन्स होते हैं SN+2, SN+4, lead+4 आर नॉट प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड्स इन ग्रुप 2 बिकॉज इनके सल्फाइड जो होते हैं वो आपके सॉल्युबल होते हैं किसमें? एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से आपका एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है कैटाइन का। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब पता है क्या होता है? कि आपके ऐसे कैटाइन्स जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करें, बेस की तरह भी बिहेव करें, तो आपके सॉल्युबल क्यों नहीं होते? क्योंकि एसिड और बेस में ये आपके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो इसीलिए आपके एम्फोटेरिक होते हैं, जिसका मतलब है कि बोथ एसिड एंड बेस से रिएक्ट कर लेते हैं और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसीलिए सॉल्युबल हो गए तो प्रेसिपिटेशन बनने की क्या जरूरत है यार? प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो सॉल्युबल ना हो, पर ये तो सॉल्युबल हो रहे हैं। जो सॉल्युबल हो जाएगा वो नीचे बैठेगा नहीं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है जम जाना, नीचे की तरफ बैठ जाना, पर यहाँ पे सारे सॉल्युबल हो गया, नहीं घुल जाएगा, पानी में चीनी ना घोल दिया रे बाबा, तो इस तरीके से। सो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 के पार्ट बी में क्या करना है आपको मेरे दोस्तों? कुछ नहीं करना, करना तो होगा ही है। कैलकुलेट pH ऑफ 0.05 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट। पी के वैल्यू दिए हुआ, ओह पी के ए वैल्यू दिया हुआ, pH आपको कैलकुलेट करना है और आपका मोलर सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 0.05। एक्वा सॉल्यूशन किसका? सोडियम एसिटेट। चलो भाई सेम बट डिफरेंट, पी के ए लिखना है। सोडियम एसिटेट आपका सॉल्ट है किसका? वीक एसिड, जो कि आपका एसिटिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो pH जो होता है इसमें कैलकुलेट करेंगे आप हेशल-बैश इक्वेशन से। जिसने नहीं पढ़ी यार जाके पढ़ लो यार, जिसमें pH की जो फॉर्मूला होता है वो होता है pK प्लस लॉग A माइनस अपॉन HA। ए माइनस आपका एसिटेट आयन होगा, HA जो होगा सबसे पहले एसिड होगा। पीके आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वीक एसिड के लिए। ए माइनस आपका कंसंट्रेशन होता है जो आपका कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, एसिटेट आयन आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। इक्वेशन आप लिख सकते हो। HA जो होगा कंसंट्रेशन वीक एसिड जो आपका एसिटिक एसिड है। तो इस केस में आपके पास जो A माइनस है, ठीक है, जो इस केस में आपके पास A माइनस है वो आपका 0.05 मोलर इक्वेशन सॉल्यूशन। एक मिनट, ये सॉल्यूशन दोबारा दे दिया, हाँ यार आधा था ये, ठीक है, यहाँ पे थे pH। तो 0.05 मोलर दिया होता है क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है सोडियम एसिटेट का। HA जो होता है नेग्लिजिबल होता है, A माइनस है क्योंकि एसिडिक आपका क्या है? वीक एसिड है। देयरफॉर pH जो होगा वो आपका होगा 4.74। आपका गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि pH 4.74 है। लोग आपका H माइनस अपॉन HA, ठीक है, 4.74 आ रहा है, लोग आपका 0.05 आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोग 0.05 क्या होता है? 1.3 होता है। इसमें से माइनस करोगे 3.44 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो होगा 0.05 में सोडियम एसिटेट के लिए वो आपका 3.44 होगा। दैट्स द सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। एंड हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए में देखना है हमारे पास। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये आपका पार्ट बी आ गया, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, इसके लिए आपको दूसरी शीट मिलती है। ठीक है,
चलिए पार्ट ए में क्या करना है आपको बताना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या रोल है। एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका रिएजेंट है, राइट। AlCl3 जो आपका लुईस एसिड की तरह काम करता है, कैटलिस्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। तो ये पोलराइज करता है एल्काइल हैलाइड को और कार्बन एटम से अटैच होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है उसको, जिससे आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो होता है वो अटैक करता है एरोमेटिक रिंग पे, फिर आपका हाइड्रोजन उससे सब्स्टिट्यूट करके एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता है। तो एल्काइलेशन आपका मैंने करा रखा है लेक्चर में, जिसने नहीं देखा कर लेना। तो AlCl3 क्या है आपका कैटलिस्ट है, यह आपका जा करके किस पे लग जाता है, जो आपका रिंग है उस पर एरोमेटिक रिंग पे जाके लग जाता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन से, फिर आपका एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी में चलते हैं। आपको मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन देखना है। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने हर चीज़ आपको सिखाई है। नाइट्रेशन में आपका HNO3 का ऐड होना नाइट्रेशन कहलाता है। बेंजीन यानी आपका बेंजीन में अगर आप HNO3 ऐड कर लेते हो तो क्या बन जाता है, उसका आपको मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इस मैकेनिज्म में आपके पास स्टेप होते हैं, सबसे पहले आप नाइट्रोनियम आयन बनाते हो, यानी जो आपका नाइट्रिक एसिड है उसके अंदर आप जब रिएक्शन कराओगे ना तो ये आयन बनेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्या मतलब होगा कि आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया और दूसरे वाले से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आप NO2+ बनाते हो, यानी HNO3 जो होता है ना आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराओ, तो हमने HNO3 लिया और H2SO4 से रिएक्ट करा दिया, तो जब आपके पास बन जाता है NO2+। ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम स्ट्रॉन्ग। सो ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। नाइट्रोनियम आयन जो होगा वो कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, वो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसे हम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इस तरीके से आएगा और यहाँ पर रिएक्ट कर लेगा NO2+। हाँ जी, फिर प्रोटोन लूज कर देगा। प्रोटोन लूज करते ही क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका प्रोटोन रिमूव कर देगा और आपके जो नाइट्रो ग्रुप है वो जाकर आपके बेंजीन पे लग जाएंगे, यानी NO2+ जो लग रहा था वो अपने प्रोटोन को रिमूव कर देगा। तो यानी कि जो बेंजीन पे लगेगा ना, क्या लगेगा मेरे दोस्तों, NO2 लग जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, यानी C6H5NO2 बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपका बेंजीनवा है, ये बेंजीनवा के ऊपर NO2 लग गया, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। प्रोडक्ट आपका बन जाएगा आपका नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं यार। मैं चाह रही हूँ ये क्वेश्चन आप ये आज कंप्लीट करा दूँ यार, ठीक है ना। तो जो भी टाइम वाइम लग रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थे, पिंकी के क्वेश्चन भी लिख के लाइए। व्हाट रिएजेंट आर यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन करने के लिए, या सब पढ़ा है मैंने, साइड चेन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन के लिए कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, तो देखो कॉमन रिएजेंट जो हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वो हाइड्रोकार्बन में आपका पोटेशियम परमैग्नेट यूज़ करते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो अल्काइल साइड चेन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बनाएगा। क्रोमिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये भी अल्काइल साइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद K2Cr2O7, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है यार, ये भी सिमिलर है, ये भी अल्काइल साइड ऑफ चेंज को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। दैट इज ऑल अबाउट रिएजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट भी देखो, नेम एंड गिव स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीडेशन और प्रोडक्ट ऑफ टोल्यूइन। आप टोल्यूइन को क्या करो, ऑक्सीडेशन करो, ऑक्सीडेशन कर दो। प्रोपाइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन कर दो, यानी बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, प्रोपीन ग्रुप लगा हुआ है जिसको प्रोपाइल बेंजीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्रोपाइल बेंजीन पे अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा। तीसरी चीज़ आपको 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन स्ट्रक्चर बनाओ भाई। ये मेरा बेंजीन, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2, यानी डाइमिथाइल का मतलब CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, हाय हाय हाय, ये हो गया 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। चलो, टोलिन को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, टोलिन को आपको देखो इसमें जो पिंकी ने हमें दिया है ना ये काम नहीं करेगा, तो पिंकी के लिए मैं हूँ ना, मैं आपको समझाऊंगी। तो PDF अगर आपको चाहिए तो मेरे लिए समझना भी होगा, वो आपको मैं फ्री में कंटेक्ट दे रही हूँ यार, तो समझ लेना। तो जब आप टोल्यून, टोल्यून क्या होता है, आपका बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप का लगना आपका टोल्यून कहलाता है। जब ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन के लिए आप K2Cr2O7 लगा दो, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे जब आप रिएक्शन कराओगे ना, CH3 आपका हट के C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा, तो ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड बनाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ प्रोपाइल बेंजीन है आपका, समझ लो आपके पास क्या है, ये बेंजीन है। प्रोपाइल का मतलब CH3 CH2
CH2, ये आपका प्रोपाइल बेंजीन है। जब आपने इसको ऑक्सीडेशन किया, आप KMnO4 से कर दो K2Cr2 और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमेशा करना, तब आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यानी ये पूरा ग्रुप हट करके आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा। समझ गए? अगर 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन आपने किया रिएक्ट तो आपका ऑक्सीडाइज होकर थैलिक एसिड बनता है। थैलिक एसिड क्या होता है आपका? 1,2 डाईमिथाइल है ना, यहाँ पे आपका COH और यहाँ पे भी COH लग जाएगा। ठीक है, ये आपका थैलिक एसिड हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। अब हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन 10 में करना है वो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म SN2 विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो SN2 को बिल्कुल ही अच्छे से रट्टा मार पार के चले जाना। ठीक है, चलिए। तो SN2 आपका क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है लोन पेयर ऑफ कार्बन एटम को, फिर लिविंग ग्रुप निकल जाता है जिससे वन स्टेप इन्वर्जन स्टीरियोकेमिस्ट्री बनती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे ब्रोमोमीथेन को हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करा के इथेनॉल बनाते हैं। तो आपका ब्रोमोइथेन है, यानी CH3CH2Br, इससे आप रिएक्शन करा रहे हो OH से, तो आपका क्या बनना है? इथेनॉल बनना है। इथेनॉल मतलब CH3CH2CHOH, ये आपका इथेनॉल है, ये बनता है। बन गया? उसके बाद क्या करना है? इस रिएक्शन में आपका जो हाइड्रोक्साइन आयन है ना, वो कार्बन एटम पे अटैक करेगा टू द ब्रोमीन, वाइल ब्रोमीन आपका ब्रोमाइड आयन की तरह रिलीव कर जाएगा। यानी जो आपका OH है ना, जो आपका कार्बन एटम है, इस पर आपका रिएक्ट करेगा, तो जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ था वो लीव कर जाएगा, वो लिविंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो आपका कार्बन जो होगा, कार्बन एटम इन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम R से H, तो रिवर्स से S वाला बन जाएगा। ये आपकी कॉन्फिगरेशन होती है, तो इसमें इन्वर्जन होता है। तो अगर R है तो S में चेंज हो जाएगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन। SN2 में आपको भी दिखा देना रिएक्टिविटी कि आपकी रिएक्टिविटी 1, 2, 3 की होती है, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की होती है। 3 to 1 आपकी SN2 में होती है, SN1 में होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 का B भी कर लो दोस्तों। हाँ जी, ये देखो तो अच्छे से लिख के लाई हूँ मैं, मजे ही मजे, मजे ही मजे। चलो जी, अब यहाँ पे आपको रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। इसमें यहाँ पे आपको देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, द गिवन रिएक्शंस आपको है ये। सबसे पहला है आपके पास क्या है? ये आयोडीन वाला है, CH3CH2I, हमने KNO2 से रिएक्ट करा है। ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन 1 में देखो क्या करना है। जब अल्काइल हाइड है आपका, लाइक ये आयोडीन वाला, रिएक्ट कर दो KNO2 से, आपका नाइट्रो एल्केन बनता है। ठीक है, ये आपका होता है विक्टर मेयर रिएक्शन। नाइट्रो एल्केन कैसे बनता है? देखो, सॉरी, नाइट्रो एल्केन, यानी एल्केन बनेगा, NO2 लग जाएगा। ठीक है, CH3CH2NO2, ये नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है, आपको रिएक्शन बतानी है, इसको हम बोलते हैं विक्टर मेयर रिएक्शन। याद रखना, जब आपका CH3CH2 MgBr है, ठीक है, ROH से रिएक्ट कर रहा है, तो देखो प्रोडक्ट भी इसने दिया हुआ है CH3NO2। ठीक है, पिंकी ने दिया हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजन, जैसे कि आपका CH3CH2 MgBr है, अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एल्केन्स बना लेता है, यानी MgBr अलग हो जाएगा और एल्केन्स बन जाएगा। तो CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजन से कैसे बनेगा? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा आपका वो CH3CH3 बन जाएगा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन। देयरफॉर रिएक्शन देखो कंप्लीट करके, पिंकी ने अलग से भी रिएक्शन कंप्लीट करके दिए, देखो। एंड ये देखो, ओए होए होए, पिंकी बड़ी सही है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए में चलते हैं। आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन एंड पैरा एसिटिक एसिड। आपको बताना है कि जब आप रिएक्शन कराते हो एल्कीन को पैरा एसिटिक एसिड से, तो क्या रिएक्शन बनती है, क्या प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद क्या मैकेनिज्म है। जब आप एल्कीन को पैरा एसिटिक एसिड से देते हो तब आपका इपॉक्साइड बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड ऑफ द फॉलोइंग रिंग क्लोजिंग स्टेप हो जाएगा। मैकेनिज्म में सबसे पहले देखो, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा सबसे पहले, यानी पैरा एसिटिक एसिड ये होता है RCOOH, ये आपका पैरा एसिड है, ये अपने ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है और एल्कीन आपका इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, रिंग क्लोजर क्या होता है? जब आपका ऑक्सीजन एटम अटैक करेगा दूसरे कार्बन एटम पे, तो डबल बॉन्ड जो होगा 3 मेंबर्ड रिंग बना लेगा, उसको इपॉक्साइड कहते हैं। तो इस मैकेनिज्म को आप थोड़ा सा और डिटेल में भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो पैरा एसिटिक एसिड है वो आएगा और अपने ऑक्सीजन वाले एटम को ना रिलीज़ कर देगा, फिर आपकी रिंग ना बदल जाएगी। जब रिंग जो होगी वो ना 3 मेंबर रिंग में बन जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 3 मेंबर रिंग, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगी 3 मेंबर रिंग, तो आपका इपॉक्साइड बन जाता है। तो आपको इस मैकेनिज्म को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। पार्ट बी में आपको रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आपको दिया हुआ ये सॉल्यूशन है, आपका पहला ये था कि CH3COH, ये इथर है, इथर अल्कोहल से रिएक्ट करा के आपका क्या बनता है, तो CH3CO, आपके ये वाला ग्रुप OH यहाँ से रिलीज यहाँ पे लग जाएगा, तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, पहले रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में देखो NH2OH से अगर आप
एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH लग जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 12 में देखो पार्ट ए में कंप्लीट द नेम रिएक्शन, आपको नेम रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है CH3CHOH I2 से अगर आप रिएक्ट कर रहे हो किसको, अल्कोहल को, तो आपको कुछ नहीं, अल्कोहल यहाँ से रिलीज करके I लग जाएगा, ठीक है, और HI अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये रिएक्शन है H2SO4 से अगर आप रिएक्शन कराओगे, सॉरी ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है, यहाँ पे इसका कंप्लीट रिएक्शन नहीं दिया हुआ और इसका भी नहीं दिया हुआ यार। अभी हम देखते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन 12 का पार्ट भी है H2SO4। क्वेश्चन 12 में आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के लिए क्वेश्चन 12 के पार्ट बी में आपको करना है सॉल्युबल कौन से हैं। ये आपके पास एल्केन है और आपका 2 डिग्री और ये आपका 1 डिग्री, ठीक है। चलिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर डिपेंड्स इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाए। तो विद मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके पास ज़्यादा होते हैं वो मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, जनरली मोर सोल्यूबल इन वाटर में होते हैं। तो आपको देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसके पास OH ज़्यादा होंगे वो आपका ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो सबसे ज़्यादा OH, इसके पास 2 OH है, फिर इसके पास H है और इसके पास ये कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा सोल्यूबल, फिर ये हो जाएगा। सोल्यूबल का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा वो बना ले, ठीक है। तो आपका जो ये वाला है ये आपका नॉन पोलर है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं रहा तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास 2 है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट ए में आपको करना है डिस्कस हकल्स रूल बताना है एरोमेटिसिटी के लिए, और उसके बाद Y135 साइक्लो पेट्रा ट्राइनिल कैटायन एरोमेटिक इन नेचर का नहीं है। तो ये मैंने आपको उसमें भी बताया था लेक्चर में भी। तो हकल्स रूल क्या कहता है, आपका साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, आपका प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस पेयर्स होने, डबल बॉन्ड्स होना चाहिए, और 4n+2 को ये इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। n जो है वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, यानी नेगेटिव में नहीं होगा। 135 साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन आपका एरोमेटिक होता है क्योंकि ये हकल्स रूल को फॉलो करता है, यानी ये आपका प्लेनर होता है, साइक्लिक भी होता है, फुली कंजुगेट होता है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n = 1 होता है। तो ये सेटिस्फाई कर लेता है 4n+2 वाले रिएक्शन को, ठीक है। तो ये 135 कैटायन होता है, आपका एरोमेटिक होता है। 4n+2 में आपके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 4n+2 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ लो हमने 1 रख दिया +2 रख दिया तो यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 14, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको लेक्चर बताया, उस लेक्चर को जाके एक बार देख भी लीजिएगा आप लोग। 13 के पार्ट बी में देखो क्या होगा, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आपको इक्वेशन नेम रिएक्शन लिखनी है, वुड्स रिएक्शन, वॉल्किश्नर, हंस डाइकर, मैंने सारी कराई। तो यहाँ पे देखो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब आप क्या करोगे एल्काइल हैलाइड को 2 सोडियम एसिडेट से रिएक्शन कराओगे ना तो एल्केन मिलेगा आपको, R मिलेगा, NaX अलग हो जाता है। R जो होता है एल्काइल हैलाइड है, X आपका हेलोजन है, तो ये आपका हो जाता है क्या, वुड्स रिएक्शन। वॉल्किश्नर आपकी क्या होती है, RCHO, इसमें क्या होता है आपका एल्डिहाइड, यहाँ से हाइड्रोजीन से आप रिएक्शन कराते हो तो RCH2 हाइड्रोजीन, RH N2 अलग हो जाते हैं, वॉल्किश्नर रिएक्शन होती है। हंस डाइकर रिएक्शन में आपका क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, Br2 के साथ रिएक्शन कराते हो एजीन होती है तो RBr बन जाता है, एल्काइल हैलाइड बन जाता है, CO2 AgBr अलग, HNO3 भी अलग हो जाता है। सारी नेम रिएक्शंस भी मैं करा चुकी हूँ तो उसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट ए में क्या करना है, एसिडिटी ऑफ फिनोल बताना है, एंड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल में क्या कंपेरिजन है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपका पिक्रिक एसिड होता है, यानी अगर आप ट्राई नाइट्रोफिनोल है आपके बेंजीन रिंग पे NO2 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 3 NO2 लगे उसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये आपका जो होता है मोर एसिडिक होता है फिनोल से, क्यों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं तो वो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए हेल्प होते हैं। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है ऑक्सीजन एटम पे फिनोल ग्रुप से ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा ये ईजियर होता है प्रोटोन को लूज करने के लिए, तो इसीलिए स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है, ठीक है। पार्ट बी में आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्ट कराओगे तो क्या है Na बन जाएगा बस, एंड वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर HOCH2CH2OH ये फिनॉल है, आपने इसको एसिड कराया तो आपके पास एस्टर बन जाता है, ठीक है, ये आपका वाटर रिलीज। अगर ये है आपका इस तरीके से CHCl तो आपका CH3 यहाँ 4 और N+ और Cl- बन जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ यहाँ पे CH3CH2CH2OH अगर SOCl2 कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है CH3CH2CHCl, यानी अल्काइल हैलाइड बन जाता है, SO2 और HCl यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन है। अगर आपके पास ये NOH से रिएक्ट कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है 1 2 3 यानी आपका ये ब्रोमोपेंटेन है, ठीक है। NOH है, इससे रिएक्ट कराओगे तो अल्कोहल यहाँ पे OH लग जाएगा, NaBr अलग हो जाएगा। ये आपकी नेम रिएक्शन कंप्लीट, और ये पेपर आपका डन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये पूरा कंप्लीट पेपर हो गया है, एंड पिंकी ने हमको सब कुछ बता दिया।
सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डन हो चुके हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट इसका लेके आने वाले हैं जून 23 का, ठीक है। तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। सॉरी फॉर द डिले यार, क्योंकि अब मैंने टाइमर हटा दिया वहाँ से, तो मैं अगर सेव करूँगी उस PDF को तो वहाँ से वो गायब नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो करेंगे वो आपका जून 23 का पेपर करेंगे, ठीक है। जून 23 का पेपर करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए आपको अलविदा। एंड इसके अलावा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो मुझे बता देना कहाँ पर, दिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।